हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नैना और रीजनिंग एबिलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलोजिज्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सिलोजिज्म का क्या मीनिंग है? सिलोजिज्म होता है कि जहां पर हमें एक जनरल स्टेटमेंट दी हो और एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी हो, उनके कॉम्बिनेशन से एक कंक्लूजन निकाला जाता है। ठीक है, और जहां पर हमें स्टेटमेंट्स का सेट और कंक्लूजन का सेट दिया गया होगा और हम ये मानकर चलेंगे कि जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो ट्रू है, और जबकि हमें जो कॉमनली नॉन फैक्ट्स हैं वो हम लोगों को पता है। ठीक है, तो जो हमें कंक्लूजन दिया गया है वो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। तो सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि जो सिलोजिज्म है वो एक लॉजिकल आर्गुमेंट है जहाँ पर हमें सेट ऑफ स्टेटमेंट दिए गए होंगे और कंक्लूजन का सेट दिया होगा, जिससे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो कंक्लूजन दिए गए हैं हमें वो दी हुई स्टेटमेंट को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल रैट्स आर बॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल बॉल्स आर कैट। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम कॉमनली नॉन फैक्ट्स हैं वो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर रियल लाइफ में देखा जाए कि रैट और बॉल्स का कोई रिलेशंस नहीं है, ऐसे ही बॉल्स और कैट का भी कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं या जो यहाँ पर फैक्ट यूज किए गए हैं ये कॉमनली नॉन फैक्ट से डिफरेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट दी गई होगी, बेशक से वो कॉमनली नॉन फैक्ट से डिफरेंट हो, तो हम उस स्टेटमेंट को ट्रू मानकर चलेंगे। तो फिर याद रखिए कि जो भी स्टेटमेंट हमें दी गई होगी वो हमेशा ट्रू होगी। अब कंक्लूजन दिया गया है यहाँ पे। फर्स्ट कंक्लूजन है सम कैट्स आर बॉल्स और नो रैट इज अ कैट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो दो कंक्लूजन हमें दिए गए हैं, हमें ये चेकआउट करना है कि इन दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन दी हुई स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। ठीक है, जनरली अगर हमें सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं तो इन क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट वे है कि हम इनका डायग्राम बना लें। अब वो डायग्राम हम किस तरह से बनाएंगे इन्हें भी सीखेंगे हम, लेकिन डायग्राम को बनाना सीखने से पहले हम जानते हैं कि जो यहाँ पर क्वांटिफायर्स यूज होते हैं वो कौन से हैं और वो कितनी तरह के हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे जो क्वांटिफायर यूज हुआ है ऑल। ठीक है, ऐसे ही कई बार सम यूज होगा, नो यूज होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि क्वांटिफायर्स कितनी तरह के होते हैं। तो टाइप ऑफ क्वांटिफायर्स, टाइप ऑफ क्वांटिफायर्स है हमारे पास ऑल, सम, नो, एवरी, फ्यू, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें जो जनरली क्वांटिफायर्स होती है वो तीन तरह के होते हैं। पहला है ऑल या फिर एवरी, दूसरा है नो या नन, तीसरा है सम या फ्यू। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के क्वांटिफायर्स हैं यहाँ पर जो सिलोजिज्म में यूज होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिफाई की बात करें, फर्स्ट है ऑल या एवरी। अगर स्टेटमेंट देखें ऑल रैट्स आर बॉल्स, यानी कि जो सभी रैट्स हैं वो बॉल हैं, जो सभी रैट्स हैं वह बॉल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है उनकी बात हो रही है, सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑल क्वांटिफायर में हम सभी ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वांटिफायर है नो या नन। अगर कहीं नो या नन यूज हुआ है तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसका दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि अगर यहाँ जैसे कि यहाँ पर अगर इसको हम स्टेटमेंट माने नो रैट इज अ कैट, यानी कि कोई भी रैट कैट नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वांटिफायर से जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमें डायग्राम को भी कैसे मेंटेन करना है, कैसे बनाना है डायग्राम को। अब यहाँ पर क्वांटिफायर की थर्ड टाइप है सम और फ्यू। फॉर एग्जाम्पल कि सम x इज y, तो यहाँ पर कुछ x है जो y है। ठीक है, ऑल के केस में ऑल x इज y, तो सभी के सभी x y होते, और नो क्वांटिफायर के केस में नो x इज y, तो वहां पर कोई भी एक्स वाई नहीं होता।
लेकिन सम और फ्यू अगर वर्ड आएगा जहां पर जो क्वांटिफायर सम और फ्यू के साथ होगा तो वहां पर कुछ एक्स वाई हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपके तीन टाइप क्वांटिफायर के हैं ये आपको क्लियर होंगे। ऑल एंड एवरी, ऑल एंड एवरी ऑल ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, नो एंड नन में किसी भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, सम और फ्यू में हम कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं, जो ओवरलैपिंग होंगे। हम ये डायग्राम में भी समझेंगे कि हम इससे रिलेटेड डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वांटिफायर्स हैं इनको भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑल और नन, ऑल एवरी नो और नन, इन दोनों को यूनिवर्सल क्वांटिफायर में रेफर किया गया है, क्योंकि ऑल और नो जो है वो पूरे के पूरे सेट को रेफर हो रहे हैं, क्योंकि ऑल में भी सभी ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, पूरे सेट की बात हो रही है, और नो में भी पूरे ही सेट की बात हो रही है। ठीक है, जबकि जो सम और फ्यू क्वांटिफायर है इसे पर्टिकुलर क्वांटिफायर में रेफर किया गया है, क्योंकि ये कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को रेफर हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्वांटिफाई की टू टाइप है। फर्स्ट है यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिसके अंदर ऑल और नो का सेट आता है। ठीक है, और सेकेंड टाइप है यहाँ पे पर्टिकुलर क्वांटिफायर जिसमें सम और फ्यू, जो सम और फ्यू को रेफर होते हैं। अब सम और फ्यू से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ऑल और नो में तो समझ आ रहा है कि ऑल यानी कि सभी के सभी, ठीक है, नो यानी कोई भी नहीं। ठीक है, लेकिन सम और फ्यू में जो ऑब्जेक्ट है उनकी रेंज कितनी हो। ठीक है, तो अगर हम सम और फ्यू की रेंज की बात करें यहाँ पर, तो सम और फ्यू की रेंज कितनी होगी। सम को भी दो तरह से यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि अगर सम टर्म का यूज हम दूसरे सेट में करें तो एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। ठीक है, अगर मिनिमम की बात होगी कि मिनिमम कितना हो सम, तो एटलीस्ट 1 होना चाहिए दूसरे सेट में। फॉर एग्जाम्पल कि सम एक्स आर वाई, ठीक है, तो कुछ एक्स वाई होंगे। ठीक है, और मिनिमम के केस में कि एटलीस्ट 1 एक्स वाई हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो इस क्वांटिफायर सम और फ्यू की रेंज है उसे डिफाइन कर रहे हैं। ये है मिनिमम, अगर मिनिमम सम कितना हो तो एटलीस्ट 1 हो, और अगर मैक्सिमम सम और फ्यू की बात करें तो कितना मैक्सिमम जा सकता है, ऑल। ठीक है, तो सम की रेंज होगी यहाँ पर एटलीस्ट 1। ठीक है, तो सम की रेंज होगी एटलीस्ट 1 सम एक्स आर वाइज। ठीक है, तो सम एक्स आर वाइज होंगे तो कुछ एक्स वाई है या एटलीस्ट 1 एक्स वाई हो तो वो सम के केस में आएगा, या सम क्वांटिफायर के अंडर आएगा। ठीक है, अगर मिनिमम रेंज होगी तो एटलीस्ट 1, तो सम 1 होगा मिनिमम केस में और सम ऑल होगा मैक्सिमम केस में। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे कि स्टेटमेंट्स कैसे हैं, उनसे रिलेटेड हम डायग्राम मेंटेन करेंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स पता लग चुके हैं कि जो क्वांटिफायर्स यूज होते हैं सिलोजिज्म में वो क्या है, उनका यूजेस किस तरह से होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सम और फ्यू की रेंज कितनी हो, सम एटलीस्ट 1 हो, मिनिमम हो तो, और अगर मैक्सिमम हो तो ऑल। ठीक है, तो हम ये पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अब हम जानते हैं इसके बाद कि जो स्टेटमेंट है वो कितनी तरह की होती है। अब हम समझते हैं कि स्टेटमेंट्स कितने तरह की होती हैं, और जो हमने क्वांटिफायर्स अभी पढ़े वो क्वांटिफायर स्टेटमेंट में कैसे यूज होते हैं या क्वांटिफायर्स का क्या यूज है। ठीक है, और हम स्टेटमेंट जो हमें दी गई है हम उससे रिलेटेड डायग्राम को कैसे बनाएंगे हम ये भी देखते हैं, और जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उनसे क्या क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं या क्या कंक्लूजन उन स्टेटमेंट से बनाए जा सकते हैं हम वो देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे ऑल एज आर बीज। ठीक है, 4 तरह के स्टेटमेंट यहाँ दी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे ऑल एज आर बीज, यहाँ पर यानी कि सभी के सभी ए बी हैं।
तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम होगा कि एक सेट है ए का, ठीक है, और कोई दूसरा सेट है जो बी का है। तो ऑल ए आर बीज, तो ये बी का सेट है और ये ए का सेट है। तो हम इससे इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि सभी के सभी जो ए हैं वो बी है, ठीक है। अब ये एक बेसिक डायग्राम है, हो सकता है कि स्टेटमेंट का जो डायग्राम हो वो एक से ज़्यादा हो या एक हो, दो हो, तीनों हो सकता है। अगर हम इससे रिलेटेड दूसरे डायग्राम की बात करें कि ऑल ए इज बी, बी भी इतना ही है जितना ए है, तो ए और बी की जो रेंज है वो इक्वल है, तो ऑल एज आर बी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तो दोनों सर्कल है वो इक्वल ही बनाए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड दो डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट है सम एज आर बीज। सम एज आर बीज, इसका डायग्राम अगर हम देखें तो कुछ ए बी है, ठीक है, ये ए है, ए का सेट है और ये बी का सेट है, सम यहाँ पर ये है, ठीक है। कुछ ए बी है तो ये सम है यहाँ पर, तो ये सम की बात यहाँ हो रही है। अगर इसका सेकेंड डायग्राम देखें तो सेकेंड डायग्राम में सम एज आर बीज, तो ये ए का सेट है, ठीक है, और अगर हम इसके अंदर बी का सेट बना दे तो हम कह सकते हैं सम एज आर बीज। तो सम का जो डायग्राम है वो इस तरह से भी मेंटेन हो सकता है। अगर हम इसके थर्ड डायग्राम की बात करें तो सम ए आर बी, हमने ये डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि सम टाइम्स ऑल होता है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था क्वांटिफायर्स में कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि अगर हमें सम फाइंड आउट करना है कि उसकी रेंज कितनी है, मिनिमम है तो एटलीस्ट 1 हो और मैक्सिमम हो तो ऑल, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ऑल एज आर बी सम के केस में, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे नो ए इज बी, कि कोई भी ए बी नहीं है। तो ये सेट है ए का और ये सेट है बी का। अब इनमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो यानी कि कोई भी ए बी नहीं है। तो यहाँ पर जो डायग्राम बना वो बना ए एंड बी, इनमें कोई भी ओवरलैप नहीं है, तो कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड एक ही डायग्राम रहेगा। फोर्थ स्टेटमेंट है यहाँ पर सम एज आर नॉट बीज। सम एज आर नॉट बीज, अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो सम एज आर नॉट बीज, ठीक है। तो यानी कि जो इस पार्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये पार्ट जो है वो बी नहीं है इस ओवरलैपिंग के इस तरफ, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ए का वो बी नहीं है। और अगर हम इसके दूसरे डायग्राम की बात करें तो इसका दूसरा डायग्राम होगा कि ये ए है, ए का सेट है और ये बी का सेट है। तो इस ए के सेट में हमने बी के सेट को रखा है और जो ये बाहर वाला पोर्शन है ये बी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सम ए आर नॉट बी, तो ये वाला सेक्शन जो है वो बी के अंडर नहीं है, तो ये जो है ये नॉट बी है, ठीक है। तो अगर हम इसके थर्ड डायग्राम की बात करें तो थर्ड डायग्राम होगा ए एंड बी का सेट, कि सम ए नॉट बी, तो ये सिर्फ ए है और इसमें कोई भी बी नहीं है, तो सम ऑफ द ए आर नॉट बी, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके डायग्राम को मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड 2 डायग्राम है, सेकेंड स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 डायग्राम है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट से रिलेटेड एक ही डायग्राम है, फोर्थ से रिलेटेड 3 डायग्राम है, ठीक है। अब हमें स्टेटमेंट्स क्लियर है, आई होप सो कि आप लोगों को स्टेटमेंट्स क्लियर हुई होंगी और इससे रिलेटेड जो डायग्राम्स है वो भी आप क्लियर कर चुके हो। अगर आपको स्टेटमेंट्स और डायग्राम समझ में आ गए हैं तो अब हम ये समझते हैं कि इन स्टेटमेंट से रिलेटेड कंक्लूजन क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ऑल एज आर बीज, ठीक है, तो यहाँ पर जो कंक्लूजन होगा वो कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों डायग्राम को सेटिस्फाई करे।
फर्स्ट स्टेटमेंट के दो डायग्राम हैं, तो हम लोगों को ऐसा कंक्लूजन चाहिए जो दोनों ही डायग्राम को सेटिस्फाई करे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं कि जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो ट्रू है और हमें कॉमनली नॉन फैक्ट्स भी पता है, तो हम यहाँ पर कंक्लूजन ऐसा फाइंड आउट करेंगे जो दोनों डायग्राम को सेटिस्फाई करेगा। तो कंक्लूजन यहाँ पर होगा सम बीज आर एज। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन है। ऑल एज आर बीज का कंक्लूजन है सम बीज आर ए। अगर हम इस कंक्लूजन को वेरीफाई करना चाहते हैं डायग्राम से, तो हम वो भी कर सकते हैं। सम ऑफ द बीज आर ए कंक्लूजन है, तो अगर फर्स्ट डायग्राम में देखें कि ये बी है, जो बड़ा सर्कल है वो बी है और छोटा जो सर्कल है वो ए का है, तो सम ऑफ द बीज, यहाँ पर भी तो बीज होंगे ना, तो सम ऑफ द बीज यहाँ पर ए है, तो इसने फर्स्ट डायग्राम को तो सेटिस्फाई कर दिया। अब यहाँ पर ए और बी सेम रेंज में है, यानी कि ऑल एज आर बीज, हम लोगों ने सेम सर्कल लिया है ए एंड बी का। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो सम है वो मैक्सिमम केस में ऑल होता है, तो जो ये कंक्लूजन है ये सेकंड डायग्राम को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका कंक्लूजन होगा सम बीज आर एज, यानी कि ऑल एज आर बीज स्टेटमेंट अगर हमें दी गई हो तो उसका कंक्लूजन होगा सम बीज आर एज। सेकेंड स्टेटमेंट के अगर कंक्लूजन की बात करें हम, तो सेकेंड स्टेटमेंट है सम एज आर बीज, और 3 डायग्राम हम बना चुके हैं उससे रिलेटेड। और अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो इसका कंक्लूजन होगा सम बीज आर एज। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट का सम एज आर बीज का कंक्लूजन होगा सम बीज आर एज। अगर हम इसको डायग्राम से वेरीफाई करें तो सम बीज आर ए, तो अगर सम ए और बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी भी तो है ना, तो सम बीज आर ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सम बीज आर ए, ठीक है, यहाँ पर लार्ज सर्कल ए का है और स्मॉल सर्कल बी का है, तो सम बीज आर एज, तो ये सेकेंड डायग्राम को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और थर्ड डायग्राम में ए और बी ऑल केसेस में है, तो जब मैक्सिमम होगा सम तो वो ऑल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये थर्ड डायग्राम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सम एज आर बीज का जो कंक्लूजन है वो होगा सम बीज आर एज। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर नो ए इज बी। अगर इसके कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर हमें एक डायग्राम ही है यहाँ पर कि नन ऑफ ए इज बी। अगर कोई भी ए बी नहीं है तो इसका कंक्लूजन सिंपल है कि अगर कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी ए नहीं होगा, तो नो बी इज ए। ठीक है, तो अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो नो बी इज ए, तो इसका कंक्लूजन सिंपल है कि नो बी इज ए। अगर कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर सम एज आर नॉट बीज, और इससे रिलेटेड 3 डायग्राम हमें दिए गए हैं। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो सम एज आर नॉट बीज, इस स्टेटमेंट को जो फॉलो करे ऐसा कोई भी कंक्लूजन नहीं है, तो फोर्थ स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन रहेगा वो रहेगा नो कंक्लूजन। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी सम एज आर नॉट बीज स्टेटमेंट में हमें दिया हो तो उसका कंक्लूजन रहेगा नो कंक्लूजन। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहो तो हम कर सकते हैं। हमें 3 तरह के कंक्लूजन यहाँ दिए गए हैं, सम बीज आर ए। ठीक है, सम बीज आर ए अगर हम देखें तो सम बीज आर ए थर्ड डायग्राम को सेटिस्फाई नहीं करते, इसको करते हैं, इसको करते हैं, बट थर्ड डायग्राम को नहीं करते सेटिस्फाई। ठीक है, और नो ए इज बी, ये भी फर्स्ट एंड सेकंड डायग्राम को सेटिस्फाई नहीं करते, थर्ड डायग्राम को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन कंक्लूजन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जो सभी के सभी डायग्राम को, जो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, उसे सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर अब अगर हमें सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हों
तो हमारे पास स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है, हमें उससे रिलेटेड डायग्राम बनाने आनी चाहिए जो उस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता हो, और कंक्लूजन जो उस स्टेटमेंट को फॉलो करे। और हमें फाइंड आउट करना है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन फॉल्स है या ट्रू है, या कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करता है या नहीं करता। ठीक है, तो अब हम इसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हम इसको क्लियर करें। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑल एज आर बीज, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल दें, जो एक्चुअल में एग्जांपल हमारे पास रहते हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट हमारे पास रहती हैं कि ऑल सिंगर्स आर ऑथर्स, है ना, ऑल सिंगर्स आर ऑथर्स। अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो इसका कंक्लूजन होगा सम ऑथर्स आर सिंगर्स। क्लियर है, सम ऑथर्स आर सिंगर्स। अगर स्टेटमेंट है ऑल सिंगर्स आर ऑथर तो कंक्लूजन होगा सम ऑथर्स आर सिंगर्स। सेकेंड स्टेटमेंट में सम एज आर बीज, और अगर हम यहां पर लें सम विंडोज आर डोर्स, अगर स्टेटमेंट हो यहां पर सम विंडोज आर डोर्स तो कंक्लूजन होगा सम डोर्स आर विंडोज। ठीक है, डायग्राम बना सकते हैं, हमें पता है, तो हम कंक्लूजन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सम डोर्स आर विंडोज। और थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई एग्जांपल स्टेटमेंट ली जाए तो स्टेटमेंट होगी यहाँ पर नो पॉट इज बेल्ट, नो पॉट इज बेल्ट तो कंक्लूजन होगा नो बेल्ट इज पॉट। ठीक है, और अगर फोर्थ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई स्टेटमेंट एग्जांपल दिया जाए तो सम पैरेट्स आर नॉट पिकॉक्स। ठीक है, सम पैरेट्स आर नॉट पिकॉक्स। तो इस तरह के स्टेटमेंट में हम डायरेक्ट ही कंक्लूजन दे सकते हैं कि कोई भी कंक्लूजन नहीं है, तो आंसर में आएगा नो कंक्लूजन। तो ये कंक्लूजन थे जब हमें सिंगल स्टेटमेंट दी हो। अगर हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट दी हो, 2 स्टेटमेंट हो, 3 स्टेटमेंट हो, तो हम उससे रिलेटेड कंसोलिडेटेड डायग्राम बनाएंगे और कंक्लूजन में फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने स्टेटमेंट्स के बारे में सीखा, क्वांटिफायर्स हम लोगों को पता चल चुके हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। स्टेटमेंट की टाइप्स जानने के बाद अब हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स में हमें 2 तरह की स्टेटमेंट्स दी होती हैं, जिसमें अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी डेफिनेटली फॉल्स होगी, और अगर एक फॉल्स है तो दूसरी डेफिनेटली ट्रू होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कॉइन को उछाले तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब यहाँ पर जो आउटकम्स हैं हेड और टेल की, उसे अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की तरह ले तो अगर आउटकम है नॉट अ हेड, अगर आउटकम नॉट अ हेड की है तो डेफिनेटली है कि वहाँ पर टेल्स आएगा, और अगर आउटकम है नॉट अ टेल की तो डेफिनेटली है कि वहाँ पर हेड आएगा। तो क्लियर है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ये वहाँ वर्क करेगी जहाँ पर एक स्टेटमेंट फॉल्स हो और दूसरी डेफिनेटली ट्रू हो। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ये सिलोजिज्म में किस तरह से यूज होंगी। तो यहाँ पर हमें 2 पेयर दिए गए हैं, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जो अभी हमने स्टेटमेंट की टाइप्स पढ़ी 4, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पेयर में ऑल एज आर बीज और सम एज आर नॉट बीज। तो यहाँ पर अगर ऑल एज आर बीज की बात करें और इसका जो डायग्राम रहेगा ऑल एज आर बीज, ठीक है, ऑल एज आर बीज, और सेकंड का डायग्राम रहेगा सम ऑफ ए आर नॉट बी। ठीक है, तो जहां पर हमें स्टेटमेंट दी गई होगी ऑल एज आर बीज, फॉर एग्जाम्पल कि अगर ऑल एज आर बीज की स्टेटमेंट में हमें कोई स्टेटमेंट दी हो तो हमारे पास फर्स्ट डायग्राम ट्रू होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगी और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑल एज आर बीज के केस में सम एज आर नॉट बी ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी और ये ट्रू हो जाएगी। और अगर जहाँ पर हमें स्टेटमेंट में दिया होगा सम एज आर नॉट बीज,
तो जहां पर ए बी नहीं है तो वहां पर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, तो ये फॉल्स होगी और ये ट्रू होगी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में हमेशा ऐसा ही होगा, अगर एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो डेफिनेटली सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगी, और अगर सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगी। दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट डेफिनेटली यहाँ पर ट्रू रहेगी। ठीक है, सेकंड पेयर है यहाँ पे नो ए इज बी सम एज आर बीज। अगर इसका डायग्राम देखें तो नो ए इज बी, ठीक है, और इसका डायग्राम होगा सम ऑफ ए आर बीज। तो नो ए इज बी और सम ऑफ ए आर बीज, ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये भी कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होगा कि अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो सेकंड ट्रू होगी, और अगर सेकंड फॉल्स होगी तो फर्स्ट ट्रू होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास ये कहा जाए सम एज आर बीज, तो सम एज आर बीज के केस में एटलीस्ट वन ए बी हो तो हमारे पास ये स्टेटमेंट और ये डायग्राम ट्रू होगा और ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये कहा जाए कोई भी ए बी नहीं है, नो ए इज बी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी और ये वाली ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में जो भी हमें पेयर्स दिए गए हैं वो डेफिनेटली उनमें से जो दो स्टेटमेंट हमें दी गई है उनमें से कोई एक डेफिनेटली ट्रू रहेगी। तो हम ध्यान रखेंगे कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को सिलोजिज्म के क्वेश्चन में करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट का जब हम सिलोजिज्म के क्वेश्चंस करेंगे। सिलोजिज्म में जनरली दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कंक्लूजन बेस होते हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी बेस होते हैं। कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है? कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी, इस दो तरह के क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं जो सिलोजिज्म में मोस्टली बेस्ड होते हैं। अगर क्वेश्चन कंक्लूजन बेस्ड है तो कंक्लूजन सभी केसेस में ट्रू होता है, तो कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू इन ऑल केसेस। ठीक है, और पॉसिबिलिटी जो है वो एट लीस्ट वन केस में ट्रू होगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी हमेशा वन केस में ट्रू होगी और जो कंक्लूजन है वो सभी केसेस में ट्रू होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कि कंक्लूजन दिया गया है B is a wife of A। ठीक है, का स्टेटमेंट है ये हमारे पास B is a wife of A। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो इसका कंक्लूजन होगा A is a husband of B, है ना, और ये डेफिनेट कंक्लूजन है, डेफिनेटली ट्रू है, और डेफिनेट कंक्लूजन होता है जो बी स्टेटमेंट हमें दी होती है। बी इज ए वाइफ ऑफ ए है तो ए डेफिनेटली हस्बैंड होगा बी का। ठीक है, और अगर हम पॉसिबिलिटी के एग्जांपल देखें तो पॉसिबिलिटी का एग्जांपल यहाँ पर लें अगर हम कि बी इज अ सन ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है बी इज ए सन ऑफ ए, तो इसका कंक्लूजन होगा ए इज पेरेंट ऑफ बी। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है वो कि ए पेरेंट है बी का, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ए मदर है बी की या ए फादर है बी का, लेकिन हमें ये पता है कि जो बी है वो सन है ए का। अब वो ए मदर पेरेंट है या फादर पेरेंट है ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है मदर या फादर होने की, लेकिन कंक्लूजन में डेफिनेट कंक्लूजन है कि बी हस्बैंड ही है ए का। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको सिलोजिज्म से रिलेटेड जो बेस है वो क्लियर हुआ होगा। हम लोगों ने स्टेटमेंट्स को क्लियर किया कि कितने टाइप्स की होती है, उससे रिलेटेड डायग्राम बनाए। ठीक है, जो स्टेटमेंट्स में क्वांटिफायर्स यूज होते हैं हमने उसको भी डिस्कस किया कि वो कितनी तरह के होते हैं
और उनका यूज किस तरह से होता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हम लोगों ने डिस्कस करे, जो एक स्टेटमेंट में ट्रू होगा और सेकेंड स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, या एक में अगर फॉल्स होगा तो सेकेंड स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू रहेगा। ठीक है, हम लोगों को ये भी पता लगा कि जो सिलोजिज्म है उसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक कंक्लूजन बेस्ड होते हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी बेस्ड होते हैं। ठीक है, और कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है? कंक्लूजन ट्रू होता है सभी केस में, डेफिनेट कंक्लूजन है हमारे पास कि ए ही बी का हस्बैंड है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी में जो ट्रू होगा स्टेटमेंट वो एटलीस्ट वन केस में होगा। ठीक है, तो आइए आप इस सिलोजिज्म पर बेस्ड हमको एग्जांपल्स करके देखते हैं ताकि आपको इसके क्वेश्चंस क्लियर हो सके।